लाइफ लाइफ है। हेलो फ्रेंड्स, हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने में जो थोड़ा बहुत मदद करते हैं, जैसे इट का प्रयोग हो गया, देयर का प्रयोग हो गया। क्योंकि जब कभी सब्जेक्ट नहीं रहता ना तो कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए सेंटेंस को। तो बच्चों, देयर से यूज होते हैं और इट से होता है, कुछ डमी सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमको सब्जेक्ट पहचानने के लिए कौन का क्वेश्चन करना होता है। और जब कौन का क्वेश्चन करेंगे तो हमको जब सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो वहाँ पर हमारे कुछ डमी सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे यूज में आते हैं, जैसे यूज ऑफ देयर, कि देयर से सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। उन चीजों पर हमको समझना है कहाँ पे देयर का यूज करते हैं। जैसे देखिए, जिस सेंटेंस में स्थान का नाम सब्जेक्ट से पहले दिया हो अथवा किसी ऐसी वस्तु की सूचना मिलती हो जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान ना हो, तो ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब, हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आएगा और जब आप कौन का क्वेश्चन करेंगे नहीं मिलेगा तो आप वहां पर किसका यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। और कुछ सेंटेंस करते हैं, सेंटेंस के माध्यम से चीजें सीखते हैं। देखिए यहाँ जैसे लिखा है, गिलास में दूध है। अब यहाँ पर हमको समझ नहीं आ रहा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करें। तो माय डियर स्टूडेंट, आप आज यूज आप देयर का पढ़ रहे हैं तो समझ में आ जाएगा कि इस तरह के अगर कभी सेंटेंस आ जाएंगे तो हमको किसका यूज करना है, देयर का यूज करना है। तो आप बच्चों करते हैं, देखो गिलास में दूध है। थोड़ा सा समझते हैं चीजों को, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। गिलास में दूध है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टार्ट देयर से। तो आप क्या लिखेंगे, देयर। अब देखो यहाँ पे है आया है तो इज एम आर के बारे में सोचेंगे, और था थी आएगा तो आप वाज और वर के बारे में सोचेंगे। तो देयर है आया है तो देयर इज क्या, मिल्क। जहां तक में लिखा होगा उसको हमेशा लास्ट में ही लिखेंगे। देयर इज मिल्क इन द ग्लास, इन द ग्लास। ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। अब देखिए अगला इसी तरह सेम टू सेम है, मेज पर एक घड़ी है। तो मेज पर एक घड़ी है तो हमको सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करना है, देयर से। और लास्ट में क्या है तो देयर इज। अब देखिए क्या लिखा है, एक घड़ी, देयर इज अ वॉच। देयर इज अ वॉच कहाँ, मेज पर, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब अगला सेंटेंस देखिए, भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल है, अनुच्छेद है। स्टार्ट किससे करेंगे, देयर से। ये सारा सेंटेंस आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो देयर, अब लास्ट में है आया है तो क्या करेंगे, देयर आर, क्योंकि 395 मतलब बहुत ज्यादा की बात हो रही है। देयर आर 395 आर्टिकल्स, देयर आर 395 आर्टिकल। अब देखिए भारतीय संविधान में मतलब इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये हो गया। तो देयर आर 395 आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा समझिए। अब आप सोच रहे हैं कि सर आप यहाँ इज लगा दिए, यहाँ पर आर क्यों लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर एक की बात हो रही है। यहाँ पर एक से जब ज्यादा की बात होगी तब आप आर का यूज करेंगे। आइए कुछ और सेंटेंस करते हैं आगे। देखिए लिखा हुआ है, एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब है। इस तरह के सेंटेंस हमेशा आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने में आते रहेंगे। और आपको कैसे करना है ये आपको बहुत आसान तरीके से समझ। सबसे पहले हमको किसका यूज करना है, देयर का। और लास्ट में क्या लिखा है, बड़ा तालाब है। अगर यहीं पर क्या हो जाता, था लिख जाता तो मैं यहाँ पर क्या लगा देता, वाह। जैसे एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब है लिखा है, तो अगर इसमें है की जगह में मैं था लिख दूं, क्या लिख दूं, एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तो आप क्या कर देतेंगे, देयर वाज क्या है, एक बहुत बड़ा तालाब, ए वेरी बिग पॉन्ड। कहाँ था, एक घने जंगल में। तो आप लिखेंगे इन अ डेंस फॉरेस्ट। देखिए आराम से जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे ना, ये चीजें आपके लिए भी बिल्कुल आसान हो जाएंगी।
देयर वाज अ, वाज क्यों लगाया, क्योंकि था थी आ गया है, तो देयर वाज अ वेरी बिग पॉन्ड इन अ डेंस फॉरेस्ट, डेंस मतलब घना हुआ। देखिए आसमान में काले बादल, ये एक छोटा सा सेंटेंस है, इसको मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ। यहाँ देखिए आसमान, स्काई, क्लाउड मतलब बादल, ब्लैक मतलब काले, तो आप बना सकते हैं। आप देयर से स्टार्ट करेंगे, है तो इज का यूज करेंगे और आप इसको करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको आपको करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए सेंटेंस को किससे स्टार्ट करने के लिए मैं बोला, देयर से। तो देयर आर, हमारे देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी तथा कुपोषण है। तो देयर आर क्या है, भ्रष्टाचार। ये चीजें आप लास्ट में लिखेंगे, यहां तक जहां पर आपको मे लिख जाए, मे के पीछे वाला जो जहां तक मे है वो हमेशा एकदम लास्ट में जाएगा। तो देयर आर क्या, करप्शन, करप्शन, फिर क्या, बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर क्या है, गरीबी मतलब पोवर्टी, पोवर्टी, पोवर्टी हो गया, भुखमरी, स्टारवेशन, स्टारवेशन, एंड क्या है, मालन्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, यही लिख देता हूं, मालन्यूट्रिएशन, मालन्यूट्रिएशन मतलब कुपोषण, जिसको घर में मतलब खाना वाना नहीं रहता है। आगे बढ़ते बच्चों, अब आता है इसी में से निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात होती है क्या, कि निगेटिव में देयर वाले सेंटेंस में कभी आप नॉट का यूज नहीं करेंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे, नॉट एनी का यूज नहीं करेंगे, इस तरह के कभी यूज नहीं, बल्कि हमेशा आपको नो का यूज करना होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिंटेक्स मतलब एरर वाले क्वेश्चन में आ जाता है, वो नॉट देयर के साथ लिख देता है, वो गलत हो जाएगा। तो आइए बच्चों इस तरह का सेंटेंस करते हैं, तालाब में पानी नहीं था। तो आप किससे स्टार्ट करेंगे, देयर से। किससे स्टार्ट करेंगे, देयर से। देखिए देयर था आ गया तो वाज, नो, नॉट नहीं लगाएंगे, देयर वाज नो वाटर। मैं क्या बोला कि जहां पर मे आ जाएगा वो हमेशा लास्ट में जाएगा, जहां तक सेंटेंस में माँ है, मे है, उसको हमेशा लास्ट में लिखना है। तो देयर वाज नो वाटर इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड। अगला सेंटेंस देखिए, आज रेलगाड़ी में भीड़ नहीं थी। तो आप इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, देयर से। देयर वाज, ये हो गया भीड़, देयर वाज नो क्राउड इन, कहा, रेलगाड़ी में, इन ट्रेन टुडे, टुडे मतलब आज, इस मैदान में हरी घास नहीं है। तो आप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देयर इज नो, क्योंकि नॉट लगा नहीं सकता, ग्रीन ग्रास, अब क्या लास्ट में, इस मैदान में, इन दिस ग्राउंड या फील्ड, देयर इज नो ग्रीन ग्रास इन दिस फील्ड। आओ ये अगला देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर चीजें लिख दी गई ना, मेंशन कर दिया गया कि देयर से बनने वाले वाक्यों में नॉट, नॉट एनी अथवा नो एनी का प्रयोग नहीं होता, केवल किसका होता है बच्चों, केवल नो का प्रयोग होता है। कभी आप नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो आओ कुछ सेंटेंस समझते हैं, जैसे मेज पर कोई घड़ी नहीं है। तो आप सेंटेंस को कैसे करेंगे, समझते हैं। देयर, क्योंकि सेंटेंस को किससे बनाना है, देयर से, क्योंकि इसमें कौन का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। जब सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो देयर का यूज करेंगे। तो देयर इज नो वॉच ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां पर कोई की स्पेलिंग लिखना शुरू कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा, कि देयर इज नो एनी, गलत हो जाएगा। देयर इज नो वॉच ऑन द टेबल, कभी नॉट, नॉट एनी अथवा नो एनी का प्रयोग हम नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज करेंगे, नो का यूज करेंगे। आइए इसको देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञान एक चमत्कार है। जब इतने लंबे ट्रांसलेशन आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ब होता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, की, कनेक्टिंग वर्ड मिल गया आपको की। तो ये इतना एक छोटा सा ये ट्रांसलेशन हो गया, एक छोटा से ये हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, देयर इज नो
डाउट इन इट, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है। अब क्या करेंगे, दैट विज्ञान एक चमत्कार है, तो साइंस इज अ मिरेकल। तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। क्या हुआ, देयर इज नो डाउट इन इट दैट साइंस इज अ मिरेकल। आइए बच्चों इसी तरह के और थोड़ा सेंटेंस को देखते हैं। अब आ गया इंट्रोगेटिव, सेम जैसे आप पॉजिटिव करते हैं, बस स्टार्ट किससे करना है, देयर से। सॉरी, अब या क्या क्यों पहले आता तो उसकी स्पेलिंग नहीं लिखते बल्कि हेल्पिंग वर्ड लिखते हैं। तो है आया है तो ईजेएमआर के बारे में सोचते, था थी आया होता तो वाज वर के बारे में सोचते। तो है आया है इसलिए सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, इज, फिर आप लगाएंगे देयर। इतना हो गया। क्या सड़क पर भीड़ नहीं, देयर इज, क्या सड़क पर भीड़ है, तो देयर इज देयर क्राउड ऑन द रोड। क्या हो गया, इज देयर क्राउड ऑन द रोड। क्या अमेरिका में भ्रष्टाचार नहीं है, क्या आ गया, क्या अमेरिका में भ्रष्टाचार नहीं है बच्चों, है कि नहीं है, पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार है, क्या अमेरिका में भ्रष्टाचार नहीं है, तो इसका मतलब इज, ये लिखा इज देयर नो करप्शन, ये है ना अमेरिका में, इन अमेरिका, और आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इज देयर नो करप्शन, सॉरी करप्शन की थोड़ा से करप्शन हो गया इसमें भी, देयर इज देयर नो करप्शन इन अमेरिका। कुछ सेंटेंस थोड़ा हाई लेवल के होते हैं उनको समझना है। जैसे देखिए, यदि देयर, किससे, देयर से बनने वाले वाक्यों में क्या हो, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर मेन वर्ब आ जाए बच्चों, क्या आ जाए, मेन वर्ब। मेन वर्ब जो कैसे, जैसे रहता है, रहता था, राज करता था, इस तरह का अगर वाक्य में आ जाता है शब्द, तो आप क्या करते हैं, देयर के बाद जैसा टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट का तो प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, पास्ट है तो पास्ट के बारे में सोचते हैं। जैसे देखिए, मेरे घर के बगल में एक वकील रहते हैं, तो ये क्या आ गया लास्ट में, मेन आ गया, क्या आ गया, देखिए मेन वर्ब आ गया ना। अब की बार हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आप स्टार्ट किससे लेकिन करेंगे, देयर से। किससे बच्चों स्टार्ट करेंगे, देयर से। आइए सेंटेंस को करते हैं, देयर, ये हो गया। तो आगे डायरेक्ट इसी को लिख ले, रहते हैं, रहते हैं मतलब लिव्स, ये हो गया। देयर लिव्स, कौन रहता है, एक वकील, तो ए लायर, ए लायर, देयर लिव्स अ लायर, कहाँ रहते, मेरे घर के बगल में, इन लायर बिसाइड, इन बिसाइड, बिसाइड मतलब बगल में, बिसाइड माई होम। क्या लिखा, देयर लिव्स अ लायर इन बिसाइड माई होम। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, विजयनगर में एक विद्वान रहता था, क्या आ गया, रहता था, पास्ट की बात आ गई बच्चों। तो आप किससे स्टार्ट करेंगे, देयर वाज, सॉरी वाज नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि मेन वर्ब आ गया, रहता था, रहती थी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो डायरेक्ट उन्हीं को लिखना है। देयर लिव्ड, क्या लिखेंगे, देयर लिव्ड, कौन, ए स्कॉलर, क्या लिख, स्कॉलर, क्या हो गया, देयर लिव्ड अ स्कॉलर इन विजयनगर। देयर लिव्ड अ स्कॉलर इन विजयनगर। पाटिलपुत्रा में एक राजा राज्य करता था, तो आप किससे स्टार्ट करेंगे, देयर से। देयर रूल्ड अ किंग, कहाँ राज्य करता था, पाटिलपुत्रा में, इन पाटलिपुत्र, देयर रूल्ड अ किंग इन पाटलिपुत्र। तो देखिए बच्चों, ये आपका सेशन एक छोटा सा सेशन था, इसमें मैंने आपको देयर का यूज पढ़ाया।
देयर में मतलब जितना रिलेटेड आपको सेंटेंस था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इससे आपको किस में हेल्प मिलेगी? आपको हेल्प मिलेगी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने में। तो ये छोटा छोटा सेशन है, आज मैंने आपको पढ़ाया देयर का यूज, अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इट का प्रयोग। तो इसी तरह जो छोटे छोटे डमी सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वो आपको आराम से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने में आपकी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट, मिलते हैं बाद में।